सो लास्ट हमने इंडिगो रिवोल्ट्स पे खत्म करा था, और इंडिगो रिवोल्ट्स पढ़ने के बाद इसको कैसे अपने आप को एनालाइज करना है आपने कि मुझे समझ आ गया कि नहीं आया। तो अपने आप को इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। यानी सबसे पहली बात, इंडिगो क्या चीज है, ठीक है। दूसरी बात, इंडिगो की डिमांड पहले बढ़ रही है, यूरोपियन प्लांटर्स बाहर से आ रहे हैं, और उसके बाद में घट रही है बिकॉज ये बंगाल से निकल के बिहार में जा रहा है और इतना कंपेटिटिव मार्केट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसके बाद वाई कि यूरोपियन प्लांटर्स लेके आए, क्यों इंडियन जमींदार को क्यों नहीं कहा गया कि तुम इंडिगो यहाँ पे जो है 1/4 ऑफ द लैंड पे उगाओगे। उसके बाद इसकी प्रोविजंस में आ जाना है कि इसकी प्रोविजंस क्या थी कि 25% ऑफ ऑक्यूपाइड लैंड पे इसको उगाना है, उसके बाद क्या रेट पे इसको बेचना है। तो ये सारी प्रोविजंस पता हो, अपने आप को बस क्वेश्चन करी जाना है आपने। जहां पे आपको अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, दैट मीन्स आपका जो है वो पॉइंट नहीं आपका सॉर्ट आउट हुआ। उसके बाद हमने बहुत मतलब कि ग्लोरीफाई करके बोला था कि मिडिल क्लास ने अब जो है आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, जो स्ट्रगल है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसको किसने टेक ओवर कर लिया? मिडिल क्लास ने। अब मिडिल क्लास ने इसको ओवरटेक करा, तो उसमें उनका क्या रोल था? इंडिगो रिवोल्ट में उसको स्प्रेड करने में, उसके आइडिया को स्प्रेड करने में, ग्रीवेंस रिड्रेसल में मिडिल क्लास ने क्या रोल प्ले करा, जो हमने उसको बोला। उसके बाद हमने इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज और कुछ यूरोपियंस एंड इन पर्टिकुलर इंग्लिश लोगों का भी रेफरेंस किया था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा, नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसका जो है इंग्लैंड में भी उसको प्रेजेंट किया गया। सो दैट्स दिस वाज द रीजन। मतलब ये पूरा एक फ्लो चार्ट सा बन जाता है आपके सामने। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकला कि गवर्नमेंट ने इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करा कि उन्होंने बोला कि ठीक है, जो अब आपके ऑलरेडी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको पूरा करो, उसके बाद आपकी मर्जी है। इट इज मतलब कि इट इज योर विश कि आपने इसको कंटिन्यू करना नहीं करना। एंड इसके बाद ये कहां पे मूव हो जाता है? बंगाल से खत्म होके ये चल जाता है बिहार में। बिहार में कहां पे चल जाता है? चंपारण में, ठीक है। तो ऐसे पूरी एक आपके दिमाग में फ्लो चार्ट रेडी होना चाहिए विद प्रोविजंस, विद उसके ग्रीवेंसेस, एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। क्योंकि हमने बोला था कि अब जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो एक्शन और रिएक्शन है। ये सारा आ गया इसका एक्शन, और ये आ गया इसका रिएक्शन वाया मिडिल क्लास। तो आपने इसको इस फ्लो में याद रखना है, फ्लो चार्ट याद रहेगा, फैक्ट्स जो हैं, ईयर्स, ये सब चीजें और पर्सनालिटीज, ये सब चीजें साथ साथ में आपको क्लियर होती जाएंगी। अब जैसे हमने इंडिगो रिवोल्ट में पढ़ा, रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी पीजेंट रिवोल्ट हो रही है, वो क्या कर रहे हैं? लाठी डंडे तलवारें उठाई और जाके मारधाड़ कर दी। बट ओवर द टाइम क्या होगा कि ब्रिटिश राज के साथ या कंपनी के साथ अगर आपने लड़ना है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपने डंडों के साथ जीत जाओगे, और हम हर जगह हार ही जा रहे थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीजेंट्स को ये समझ आई। पीजेंट्स को किसने समझाया ये चीज? मिडिल क्लास ने, कि देखो कंपनी ने, ब्रिटिश राज ने यहाँ पे कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट कर दी, पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट कर दी, तो क्यों ना हम उनके ही इंस्टीट्यूट्स उनके अगेंस्ट यूज करें। तो अब क्या होगा? हमें दिखेंगी लीग्स बनती हुई। अब हमें रिवोल्ट्स नहीं दिखेंगे, अब हमें दिखेंगी पबना, जैसे इंडिगो था वैसे ही पबना एक एग्रेरियन लीग है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बट यहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए वो है लीग। तो अब देखो कि जो पीजेंट्स के जो रिवोल्ट करने का तरीका था वो वायलेंस से कहां पे आ गया? लीग्स पे। और ये लीग्स डिवेलप होती रहेंगी मूवमेंट्स में, मूवमेंट्स होंगी एसोसिएशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में। दैट मीन्स बड़ा ही अब एक ऑर्गेनाइज्ड सा स्ट्रक्चर बनेगा, मीटिंग्स होंगी, पार्टीज बनेंगी, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, उसमें अपना ये सारे डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। उसके बाद एक पिटीशंस लिखेंगे सरकार को कि हमें ये चीजें चाहिए। तो एट द एंड हम क्या देख रहे हैं कि उसके बाद अब मिडिल क्लास लेड एक जो पूरे ही रिवोल्ट का तरीका है वो बदल रहा है। और यहां पर हमें बहुत जरूरी है समझना, क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमने अपना पूरा जोर लगा दिया था लड़ाई का, लेकिन हम वहां पे भी नहीं जीत पाए। सो दैट मीन्स हमें कोई प्लान बी देखना पड़ेगा, और प्लान बी कौन दिखाता है? ये मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास, आप बताओ कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है, वो जो इतना फ्रेंड था इसका कंपनी का, वो एकदम से इसके अगेंस्ट क्यों हो जाता है? ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स के अब अगेंस्ट हो गया। अब नए दोस्त कौन बन गए उनके?
ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, जो पहली वाली रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले था वो उसमें दुश्मन थे और ये दोस्त था। अब ये क्या होगा, ये उल्टे हो जाएंगे, ये दुश्मनी निकालेंगे अपनी और वो दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि एक ना एक तो एलाई चाहिए पूरी एक इंडियन कॉलोनी को कंट्रोल करने के लिए, एक तो एलाई चाहिए। तो उन्होंने ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को रख लिया, ये निकल गए। कारण कि जब मिडिल क्लास को पढ़ाया गया, दैट मीन्स उसको एजुकेट किया गया। एजुकेट करने का एक्चुअल मोटिव क्या था, ब्राउन साहिब्स बनाना, कि उनके जैसे मतलब की हरकत करने वाले, उनके जैसे कपड़े पहनने वाले, बोलने वाले, खाने पीने वाले, वैसे के लोग बनाए गए, ब्राउन साहिब्स बनाए गए। इन ब्राउन साहिब में कोई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पता, जब यूरोपियन जो वेस्टर्न एजुकेशन इनको पढ़ाई गई तो उसमें इनको ये भी पढ़ाया गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनहुड, मूवमेंट्स, रिवोल्ट्स, रेवोल्यूशन, ये भी पढ़ाया गया। वो कहते हैं कि पढ़ा तो सारा कुछ दिया, अब इसके दर्शन भी कराओ, कि अगर आप फ्रेटर्निटी की बात करते हो, नेशन की बात करते हो, तो हमें नेशन दो। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में मिडिल क्लास ने यही सोच के कि शायद जब कंपनी हटेगी क्राउन आएगा, तो जैसे वहां पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो ये इन सभी का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन कॉलोनी पे भी आएगा और हमें भी शायद पावर्स मिलेंगी, रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जैसे अगर कोई काउंसिल बन रहा है तो उसमें रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं, यू आर नॉट कैपेबल एनफ, कि लाइक ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल ऑफ सेल्फ गवर्निंग देमसेल्व्स। उन्होंने बोला ठीक है, और ये हमने उनको चांस दिया। कैसे दिया वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने उनको पूरा चांस दिया कि यस, मतलब कि जो आप कह रहे हो वो हम नहीं कर सकते, हम एक सिंगल एंटिटी बनके हम आपको एक चिट्ठी नहीं लिख सकते, हम आपको अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं बता सकते। और इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसी का फायदा उठाया और बोला कि यू आर नॉट कैपेबल एनफ कि आप एक जो है अपनी कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं आप तैयार कर सकते। सो इट मेक्स नो सेंस कि मैं आपको पूरा इंडिया संभला दूं। अब एजुकेटेड क्लास ये है कौन? ये गाना सुना हमने, वो कि बापू जिम्मेदार कितों लेके देवे कार वाला, ठीक है। अब ये जो मिडिल क्लास है ये निकला कहां से, आप बताओ? मिडिल क्लास आया कहां से है ये है कौन मिडिल क्लास की? हम बड़ी बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की, ये है कौन मिडिल क्लास? कहां से आया? इसके पास इतना पैसा कहां से आया पढ़ने लिखने का, कॉलेज में जाने का? क्योंकि उस टाइम पर तो देखो सिर्फ 3 प्रेसिडेंसी कॉलेजेस है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक आधा कोई मेडिकल कॉलेज है, दैट्स इट। पढ़ाई हो रही है सिर्फ यहां पर। तो ये कौन है मिडिल क्लास? जिनके पास लैंड थी, बिल्कुल। जो ओल्ड जमींदार थे, डिस्पोजेस्ड, हमने हमेशा बात करी ना डिस्पोजेस्ड। जब इनके हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पढ़ते हैं, उसमें डिस्पोजेशन का क्लॉज था, सनसेट क्लॉज था, कि अगर शाम तक उस डेट को, फिक्स डेट को उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो उनकी लैंड ले ली गई वापस। तो ऐसे ही बहुत सारे जमींदार थे जो खत्म हो गए। अब जो जमींदार खत्म हो गया, ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही जीरो हो गया, उसके पास कुछ तो सेविंग होएगी। उसने क्या करा कि यार अब कुछ खाना पीना तो है, फ्यूचर जनरेशन को क्या देके जाऊंगा, तो उसने क्या किया, उनको पढ़ाने लगा। पढ़ाने के लिए जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भेजना था, तो मतलब कि उसके लिए जो खर्चा है वो किसके पास है? पुराना जो जमींदार जो अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो वो कहता है कि जमीन तो सारी मेरी गई, ठीक है, अब बच्चे को कुछ तो देना, तो उसको क्या दिया? एक स्किल दी। उसको किस तरफ डाल दिया उसने? स्किल की तरफ। डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, लॉयर बना दिया, कोई उसको छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री खोल के दे दी, कोई पॉटरी का सामान उसको बता दिया। तो दैट मीन्स जो ये पुराना जमींदार खत्म हो रहा था, इसने एंड में जाते जाते जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दिया, वो क्या दिया? एक हुनर दिया। और हुनर जो दिया वो किसने यूज करा? मिडिल क्लास ने। मिडिल क्लास ने इसको कैसे यूज करा? मिडिल क्लास को इसने एजुकेशन प्रोवाइड करी जमींदार ने, और इस एजुकेशन को एक सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी में किसने कन्वर्ट करा? इंग्लिश ने। तो इसको इंग्लिश ने एक ट्रांसफर करा, सामने वाले रूम से ले। ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, वही हमने ब्राउन साहिब्स वाली बात पे दोबारा हो, कि उन्होंने मैकॉले 1813 मैकॉले रिपोर्ट आई थी 1813 में,
तो वो कहते थे कि इंडिया में हमने एजुकेशन देनी है अब, ठीक है। कारण 1813, क्यों इंडिया को एजुकेटेड करना है, क्यों? नहीं क्लैरिकल 1813 ही क्यों, 1800 क्यों नहीं, 1850 क्यों नहीं? 1813 चार्टर एक्ट 1813 क्या हुआ था उसमें? क्राउन नहीं आया अभी, फुल फ्लैश नहीं आया। हाँ क्या है ये पॉइंट सारा बताओ। कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उससे पहले 1813 में, एक्सेप्ट टी ट्रेड विद चाइना, सारी मोनोपोली इसकी खत्म हो चुकी थी। दैट मीन्स अब जो यूरोप का और इंग्लैंड का जो सारा मर्चेंट था वो इंडिया में आ गया था, और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ना पड़ेगा। और अगर ज्यादा मास्टर्स आ गए तो उनको ज्यादा सर्व करने के लिए क्या चाहिए, हमें ज्यादा एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। उस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग ब्राउन साहिब पर चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। अब उसको क्रिएट करने के लिए उन्होंने बोला मैकॉले, उसी साल में देखो मैकॉले आता है। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है, ये नहीं कि मैकॉले एकदम से पैदा हो गया और उसने बोला कि नहीं जी अब हमें पढ़ाना चाहिए। 1757 से तो उनको याद आया नहीं कि पढ़ाना हमें, 1813 में याद आया कि 1 लाख रुपीज पर एनम डेडिकेटेड टू एजुकेशन। बट ओवर द टाइम क्या हुआ, इसके दो डिविजन हो गए कि एक कहता कि नहीं एंग्लोइस्ट हो गया, एक ओरिएंटलिस्ट हो गया, तो वो डिफरेंट चीज है। तो ये 1835 नहीं वो इसके मैकॉले ने बोला था कि हम ये सारा कुछ करेंगे, बट इट वाज इन 1835 में जाके ये सारा इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं जो हम पढ़ाएंगे दैट वुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न एजुकेशन, और ये टॉप डाउन अप्रोच होगी कि सबसे पहले हम एलीट क्लास को पढ़ा देंगे और वो बाद में जाके स्प्रेड आउट करेंगे मैसेज को। सो पॉइंट यहां पर ये देखो 1813 में शुरू हो जाती है कि अब इंग्लिश पढ़ानी है सबको। उधर से जमींदार भी खत्म हो रहा है, उसको भी कुछ रोजी रोटी का गुजारा चाहिए, तो ये दोनों चीजें होगी कंबाइंड। अब दोनों चीजें कंबाइंड होके उनका होगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनको होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी हो गया कि ठीक है हमें काम करने के लिए लोग मिल गए, उन्हें मिल गया, चलो हमें कोई रोजगार मिल गया। सो अब यानी कि जो जमींदार आज भी यही है कि एक फादर है कोई, उसके पास ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहां से बढ़िया कमाई हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन आई, 4 बच्चे हो गए, 4 में डिवीजन होगी, उसके बाद फिर से 4 में डिवीजन होगी, उसके बाद फिर से आप लगा लो डिवीजन होगी। तो जब तक तो ये वाली लैंड थी पूरी, तब तक तो बढ़िया घर बार चल रहा था, बढ़िया पूरी शहर में उसकी मतलब की पुछगिछ थी। बट ओवर द टाइम जब एक एक इंडिविजुअल के पास इतनी लैंड ही बच गई, उसमें से क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी कमाएगा, तो इसलिए उसको प्लान बी ढूंढना पड़ेगा। और प्लान बी इंग्लिश ने क्या दिया उनको, गवर्नमेंट जॉब्स। जब 1844 में उन्होंने बोल दिया कि आज से जो सारी गवर्नमेंट जॉब्स है उसके लिए क्या कंपलसरी है, इंग्लिश। और इंग्लिश, अब रोजगार, एक बंदा रोजगार ढूंढ रहा है, दूसरा बंदा कह रहा है कि यार अगर तू ये हुनर सीख लेगा तो तेरे को मैं जॉब दे दूंगा। तो वहां पे उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए और यहाँ पे इनको लोग चाहिए, और बीच में मीडियम क्या बन जाता है, इंग्लिश। जो सीख जाएगा, और सीखेगा कौन, इंग्लिश सीखेगा कौन, एलीट क्लास ही सीखेगी कोई। अगर आज मैं फ्रेंच सीखना चाहूं, ठीक है, अगर चलो आप सोसाइटी में जाओ, सोसाइटी में कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो कौन सीखेगा। अब जो बंदा अब बाहर आपके कोई रेडी लगा रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उसको तो फ्रेंच से क्या लेना देना, ठीक है। बट अगर किसी को लिखता है कि नहीं यार यहाँ से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मैं कल को किसी एम्बेसी में जाना चाहता हूँ, या कुछ और हायर ड्रीम्स है जिसके, वही फ्रेंच सीख सकते हैं। फ्रेंच सीखने के लिए फ्रेंच ट्यूशन लगानी पड़ेगी, ट्यूशन पे फीस देनी पड़ेगी, और उसके पैसे कहां से आएंगे, तो वो एलीट क्लास ही रहेगा। तो दैट मीन्स कि जो जमींदार अब खत्म हो रहा था उसका बाय प्रोडक्ट कौन निकला, मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास को जब 1857 के बाद धोखा लगा तो उसने क्या करा, इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ आ गया। सो दिस इज द आपका करक्स है कि अब जो चेंज आ रहा है, हमेशा चेंज को समझने की कोशिश करो। अब ये एग्रेरियन लीग्स, डेक्कन रॉयल्स, से सब क्या होगा कि आपको एक रीजन मिलेगा, ग्रीवेंस मिलेगा, उसका कोर्स ऑफ एक्शन मिलेगा और उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये फ्लो चार्ट सा बने रहेगा। बट आपको ये पूछना चाहिए कि देखो आज तक की जो सारी रिवोल्ट्स है वो जमींदार इकट्ठे मतलब की कर रहा है, इसके बाद सारे लॉयर्स कर रहे हैं। कारण चेंज क्यों आ रहा है, ये लॉयर्स, अब जो सारी इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो सारी लॉयर्स है। जवाहरलाल नेहरू लॉयर, राजेंद्र प्रसाद लॉयर, सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉयर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉयर। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है,
कि एक जमींदार से हटके अब चीज कहां पर आ रही है, या ब्यूरोक्रेट्स या फिर अपना ब्यूरोक्रेट्स या मिडिल क्लास लॉयर्स आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स में एस एन बैनर्जी, एस एन टैगोर, अरबिंदो घोष, ये सारे कौन से सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज करी थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद छोड़ दी, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में आ गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये सारी मिडिल क्लास की अब जो मतलब की क्रीम थी, इन्होंने क्या लीड करी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि 1857 के बाद इन पर्टिकुलर जो जमींदारी लेड रिवोल्ट थी वो किसमें होगी, मिडिल क्लास लेड नेशनल मूवमेंट में। क्योंकि जमींदार नो डाउट बहुत बढ़िया चीज होती थी, बट अब ये भी स्कूटर पे बैठा गाने गा रहा है कि अब कोई रिसोर्स तो बचा नहीं है। तो यही कारण है कि क्यों जमींदार खत्म हो गया और यहां पे मिडिल क्लास आ जाता है हमारे सामने। So first step towards Indian national movement when peasants formed the organizations। अब peasants की भाई हमने बात करी थी, peasants अब लड़ेंगे नहीं, अब लड़ेंगे कोर्ट में वो, और इनको कोर्ट तक कौन लेके जाएगा, लॉयर्स। लॉयर्स बोलेंगे नहीं यार क्या करना है। तो इसमें क्या हुआ, पबना एग्रेरियन लीग में क्या हो रहा है, अब एक क्लॉज है कि भाई अगर कोई एक लैंड पे जो काश्त कर रहा है या खेती कर रहा है, अगर वो 12 साल तक रह लेता है उस पीस ऑफ लैंड पे, तो उसके बाद उसको निकाल नहीं सकते, चाहे वो रेंट दे ना दे, दैट डजंट मैटर, तो उसको निकाल नहीं सकते। तो यहां पर क्या हो रहा था कि 12 साल कंप्लीट होने से पहले जो जमींदार थे या मनी लैंडर्स जिनकी जमीन पे वो ठेके पे काम कर रहे थे, उनको वो निकालने की कोशिश कर रहे थे फोर्सफुली, कि कोई भी बहाना ढूंढा कि तूने रेंट नहीं दिया, तूने मेरे को ये नहीं करा, तो उसको फोर्सफुली निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसके विरोध में जो है पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर रही है, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं है, और इनको रिवोल्ट को लीड किसने करा, मिडिल क्लास लॉयर्स ने। उन्होंने जाके कोर्ट में ये अपील डाली कि भाई हमें जो है धक्के से निकाला जा रहा है। अब आज भी अगर देखो, अब जो 11 मंथ्स का होता है, अगर आपके कोई टेनेंट्स रहते हैं, किराएदार रहते हैं, वहां पे एग्रीमेंट कितने देर का होता है, 11 महीने का, 1 साल का क्यों नहीं होता, 10 साल का क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि ऑक्यूपेंसी जो राइट्स हैं आपके, वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज होते रहते हैं। वो कमर्शियल के लिए अलग हो सकते हैं, आपका रेजिडेंशियल के लिए अलग हो सकते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। बट एक पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी किराएदार को रख रहा हूं और मेरी इंटेंशन है कि यार 3-4 साल 10 साल तू रह ले, बट फिर भी मैं उसके साथ कितने महीने का एग्रीमेंट करूंगा, 11 महीने का। कारण कि कल को अगर उसकी नीयत खराब होगी, कल को बैठ गया अगर, तो क्या होगा, क्योंकि मेरे पास राइट नहीं है कि मैं उसको उनका गला पकड़ूंगा और बाहर निकाल दूंगा। इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, कोर्ट में। तो सेम कौन करते हैं, कोर्ट में करते हैं अभी। तो ये सारे बना लेते हैं पबना एग्रेरियन लीग। अब सारे पीजेंट्स इकट्ठे होते हैं, पैसे डालते हैं, लॉयर करते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि अब हमें जो है धक्के से निकाल रहे हैं। अब यहां पर क्या हो जाता है, यानी कि जमींदार या मनी लेंडर्स की बात आ रही है, और हमने देखा था कि मनी लेंडर्स ही, जो जमींदार मनी लेंडर में से ही मिडिल क्लास निकला। और भी यहाँ पे दुश्मन कौन है, जैसे इंडिगो रिवोल्ट में क्या था, जो फार्मर के साथ दुश्मनी थी वो किसकी थी, यूरोपियन प्लांटर्स की। अब यहां पर कौन है जमींदार, इंडियन ही है। अब मिडिल क्लास का फादर कौन है, जमींदार, और जमींदार के अपने फादर के अगेंस्ट तो बोल नहीं सकता। सो हेंस यहां पर हमें क्या दिखता है कि मिडिल क्लास जो है वो डिवाइड हो जाता है, मिडिल क्लास डिवाइड हो जाता है। आधा मिडिल क्लास अपने फादर के अगेंस्ट थोड़ा ना जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पीजेंट ने एक जमींदार के अगेंस्ट केस कर दिया और उस जमींदार का बेटा आगे जो है लॉयर, तो ऑब्वियसली वो उसकी साइड लेगा कि नहीं जी नहीं, ये हमारी लैंड है, हमें वापस करी जाए एंड ऑल दैट। बट एक दूसरा जो लॉयर होगा वो बोलेगा नहीं जी, ये तो एक नेचुरल राइट है कि अगर एक पीजेंट को मुश्किल आ रही है तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो यहां पर क्या दिखा हमें, सबसे पहले क्लास इंटरेस्ट की बात आती है। सबसे पहले क्लास इंटरेस्ट दिखता है कि अगर मेरे फायदे की चीज है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और इसी क्लास इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए मॉडरेट्स की जब हम बात करते हैं, कभी हमने देखा कि मॉडरेट्स जो हैं वो पीजेंट्स की बात कर रहे हैं, कभी वो कास्ट की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं, जेंडर की बात कर रहे हैं, कभी ऐसा देखा हमने। वो हमेशा पॉलिटिकल अपने चले कि हमें काउंसिल बन रहा है, काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दे दो, जो आप टैक्सेशन पॉलिसी लेके आ रहे हो उसको आप इस हिसाब से ठीक कर दो। क्यों,
क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं पीजेंट्स के पास जाऊंगा, जमींदार की इनकी आपस में सुलह करने की कोशिश करूंगा, तो कुछ लोग मेरे साथ हो जाएंगे, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे मौकों पे उसने देखा ही नहीं, मतलब कि वो इश्यूज यहाँ पे चल रहे थे और वो बस ब्रिटिशर्स की तरफ देखता था कि नहीं, हमें सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाए। मॉडरेट्स के बाद कौन आते हैं? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं मॉडरेट्स के तरीकों को, ये तो लाइफलेस यूनिटी है कि ऐसी यूनिटी का फायदा क्या, जहां पे पीछे हिंदू मुसलमान लड़ी जाए, पीजेंट जमींदार लड़ी जाए, मेल फीमेल मतलब कि जो मेन और विमेन के इश्यूज हैं वो चलते रहे, कास्ट इश्यूज चलते रहे। तो ऐसी आजादी अगर मिल भी गई, ऐसी यूनिटी मॉडरेट्स के हिसाब से कि नहीं जी नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, तो ये तो वही बात होगी कि अगर कोई जैसे कबूतर को कोई खानी आई बिल्ली, वो कबूतर ने बस आंखें बंद कर ली कि सब ठीक है, सब ठीक है, तो ये वाली बात होगी। तो एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि नहीं, ग्रास रूट लेवल तक जाओ, कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सभी इश्यूज को सॉल्व करो, उसके बाद आप बोल सकते हो कि हम स्वराज की बात करेंगे। क्योंकि हम सारी बात, अब देखो हमने कहा था 1857 जो लड़ाई थी वो स्वधर्म और स्वराज पे लड़ी गई थी। स्वधर्म वाली तो ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज का इम्पैक्ट जो है वो काफी हद तक कम हुआ था और रिलीजियस लीडर्स ने उसको टेक ओवर कर दिया था। बट स्वराज वाली बात अभी पूरी नहीं हुई थी। स्वराज मींस सेल्फ रूल। अब ये स्वराज भी बड़ी एक टर्म अगर हम देखें इसको, बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है। फॉर मॉडरेट्स स्वराज इज समथिंग एल्स, फॉर एक्सट्रीमिस्ट स्वराज इज समथिंग एल्स, फॉर रेवोल्यूशनरी स्वराज इज समथिंग एल्स, और फॉर महात्मा गांधी इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। स्वराज का मतलब महात्मा गांधी के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम इंडिया में आज भी देखते हैं बड़े नारे लगते हैं आजादी, कश्मीर में या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपको लगता है कि वहां पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है, वहां पे आजादी का टाइप वो चलता है, ठीक है। तो आजादी का मतलब क्या है उनके लिए, तो हर एक के लिए अलग है। वो कोई कहता है कि अगर कोई बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल प्रिंसिपल के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दे, वो बोले आजादी, उनके लिए आजादी क्या है कि दैट मीन्स हमें 9-10 बजे के बाद भी घूमने दिया जाए, हमें मर्जी का खाने पीने दिया जाए, मर्जी का पहनने दिया जाए, उनके लिए आजादी वो है। अब यही जो है एक प्रोफेशनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बॉस के अगेंस्ट आजादी का वो कर दे कि हमें चाहिए आजादी, वो बोले क्या आजादी चाहिए, वो कहता है कि नहीं जी हमें थोड़े से फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, उसके बाद हम अपने काम के साथ कोई और काम भी कर सके। अब अगर कोई स्टेट में आजादी की बात करते हैं, कोई स्टेट बोलेगा कि नहीं मैं इंडिया में रहूंगा लेकिन मुझे ऑटोनॉमी चाहिए, मुझे कुछ हद तक ये चाहिए कि अगर मैं कुछ लैंड रेवेन्यू नया लेके आना चाहूँ, कुछ मतलब बेसिक चीजें अपने हिसाब से करना चाहूँ, मुझे मिल जाए। कोई और स्टेट करेगा, वो बोलेगा आजादी का मतलब मेरे लिए क्या है, इंडिपेंडेंस, मैं तो इंडिया से ही, इस कंट्री से ही अलग होना चाहता हूँ। सो जो ये स्वराज है ये बहुत ही एक मतलब कि वेव है, ये कोई ये नहीं है कि आप इसको एक डेफिनेशन में कर सकते हो। उसको भी हम एक बार थोड़ा सा ना डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब सारी बातें ही स्वराज की होंगी। स्वराज, डोमिनियन स्टेटस, इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ये सारी चीजें होंगी। तो इसके लिए स्वराज को समझना बहुत जरूरी है, तो वो हम बाद में करेंगे। कमिंग बैक टू पबना, अब यहां पर हमें क्या दिखा कि क्लास इंटरेस्ट बन गए, कि मिडिल क्लास आपस में बंट गए, और इनकी मतलब कि डिवीजन का फायदा कौन उठाता है, एंग्लो इंडियन प्रेस। एंग्लो इंडियन का मतलब ऐसे इंग्लिश लोग जो इंडिया में आए या इंडिया में आके उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इंडिया में ही रह गए, तो दे आर कॉल्ड एंग्लो इंडियंस। अब एंग्लो इंडियंस को मिल गया बहाना, वो बोले थे कि जैसे इंडिगो रिवोल्ट में तुमने हमारे अगेंस्ट बोला था, दैट मीन्स सारी जो इंडियन प्रेस थी वो राइट्स के साथ होगी, फार्मर्स के साथ होगी थी इंडियन प्रेस, है ना। और तुमने बोला था जमींदार कौन थे उसमें, यूरोपियन प्लांटर्स थे, तो तुमने बोला कि यूरोपियन प्लांटर्स सबसे इविल है, वो तो देश के दुश्मन है ये। अब तुम्हारा क्या स्टैंड है, आधी इंडियन प्रेस कहती थी कि नहीं फार्मर्स ठीक है, आधी इंडियन प्रेस कहती थी जमींदार ठीक है। बट एंग्लो इंडियंस ने इसमें क्या करा, राइट्स की सपोर्ट करी। वो बोले कि ठीक है कि अगर तब जमींदार गलत था तो अब भी जमींदार ही गलत है। तो अब यहां पर हमें क्या दिखता है कि एंग्लो इंडियन प्रेस जो है वो किसका साथ दे रही है, राइट्स का। अब इसके बाद क्या आ गया, बंगाल टेनेंसी एक्ट आ जाता है। सरकार अब देखती है कि हलचल हो रही है, प्रेस क्या है, वाई प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी। सरकार एक पॉलिसी लेके आई, ब्यूरोक्रेसी ने उसको इंप्लीमेंट करा, पब्लिक पे वो इंप्लीमेंट होगी। अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक। अब इसको जो है इसके चेक्स एंड बैलेंसेस कौन रखेगा।
अब गवर्नमेंट ने एक चीज, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट आज बोल दे कि यूपीएससी के पेपर से लिटरेचर के सारे जो सब्जेक्ट्स है वो खत्म, बोला ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ने उसको ड्राफ्ट करा, उसकी पॉलिसी सारी की भी ठीक है, लिटरेचर सब्जेक्ट सारे खत्म, और उसके बाद पब्लिक में गया। अब पब्लिक में जो बंदा पिछले 4 साल से हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश ये लिटरेचर का सब्जेक्ट लेके यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो बोलेगा कि मेरे 6 साल तो जीरो हो गए। वो क्या करेगा, सड़क पे आएगा, सड़क पे आके तोड़फोड़ करेगा, पूरा मतलब कि पूरा चक्का जाम कर देगा, रोड ब्लॉक कर देगा। अब इसका मैसेज कौन भेजेगा वापस सरकार तक? प्रेस। Hence it is called the fourth pillar of democracy। और सरकार देखेगी कि यार नहीं, हमारा गलत डिसीजन हो गया। अब सरकार क्या करेगी, इसी प्रेस को यूज करके बोलेगी नहीं, हम ऐसा, पब्लिक को मैसेज क्या भेजेगी कि नहीं हम ऐसा करना नहीं चाहते, हमारा इंटेंट कुछ और था कि शायद हम लिटरेचर के सब्जेक्ट्स को कम कर देंगे या उनकी वेटेज को बढ़ा देंगे, बट हमारा खत्म करने का तरीका नहीं। प्रेस से वापस गया मैसेज और लोगों ने बोला चलो ठीक है, सारे अपने अपने घर चले गए। सो प्रेस जो है नेशनल मूवमेंट का सबसे पहला हमारा हथियार था। उसका कारण क्या, मिडिल क्लास या जमींदार, यानी कि ये लोग थे एलीट क्लास से। एलीट क्लास का मतलब जिन्हें पढ़ाई लिखाई का जो एक सर्विस है वो मिल रही थी, और पढ़ाई लिखाई की सर्विस कहां पे जा रही थी उनकी, लिखने में। अब राजा राम मोहन रॉय एडिटोरियल लिख रहे हैं हिंदू में, ठीक है ना, वो लिख रहे हैं हिंदू में कि भाई जो सोशल इवल्स हैं सोसाइटी के वो बहुत गलत है, तो इसलिए हमें उन्हें बंद करना चाहिए। तो पहले कैसे हो रहा था ये सारा जो नेशनल कॉन्शियसनेस का आइडिया था, वो कैसे स्प्रेड हो रहा था सोशल इवल्स का? प्रेस से। पहले सिर्फ हिंदू में होता था, उसके बाद अजीत में भी जाने लगा जब वर्नाकुलर प्रेस की डेवलपमेंट होती है। सो प्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जिसने नेशनल डेवलपमेंट में। बंगाल टेनेंसी एक्ट आ जाता है, उसमें सरकार बोलती है कि ये जो फोर्सफुल पोजीशन है ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, और उन्हें कुछ टाइम दे दो कि आप वो आपका लैंड रेवेन्यू वापस कर दें, या फिर जो है ये 17 ये भी कर दें। बंगाल टेनेंसी एक्ट की जो फोर्सफुल पोजीशन ऑफ लैंड है लास्ट आपका रिजॉर्ट होना चाहिए। पहले आप उससे कोई और चीज गिरवी रख लो, या उसको टाइम दे दो, या उससे सर्विस ले लो उसके बदले में। तो ये बट हुआ कहां से था? 1793 से, कि 1793 में था ना ये क्लॉज की अगर जो रेंट है वो नहीं पे हो पा रहा तो दैट मीन उसकी लैंड ले लो। अब ये 1793 की परमानेंट सेटलमेंट का आ गया चेंज। कारण क्योंकि यहां पे जमींदार कौन था? इंडियन, और उन्होंने बोला कि ठीक है नुकसान हमारा थोड़ा ना हो रहा, उनका हो रहा, तो दैट मीन्स इसको चेंज कर दो। तो पबना में क्या था? हाई लैंड रेवेन्यू, उसके बाद उसका रिएक्शन, कोर्ट में गए दोनों पार्टीज, और उसका रिएक्शन क्या आया गवर्नमेंट से? बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो ऐसे फ्लो चार्ट को याद रख लेना हमने। दूसरी बात, पूल्ड मनी, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीजेंट्स। तो एक्शन, रिएक्शन और सॉरी, सबसे पहले हमने इसमें करना है ग्रीवेंस क्या है, ठीक है, उसमें उसके बाद उसका रिएक्शन क्या लगा उनका, उसके बाद आउटकम क्या आया। अब कोई भी रिवोल्ट बननी है तो उसको 3 हिस्सों में बांट लो आप, क्या फैक्ट्स हैं उसमें, किसने आगे हुआ, क्या हुआ, कौन सा एक्ट आया, तो ये सारे इसमें आपने डाल देने। नेक्स्ट इज डेक्कन राइट, वही बात सेम, यहां पर भी डेक्कन एरिया में कौन सा वाला लैंड रेवेन्यू सिस्टम था? कौन से पढ़े थे हमने? हाँ, रायतवाड़ी था, ठीक है। यहां पर इस एरिया में कौन सा था ज्यादातर? परमानेंट सेटलमेंट थी कि एक बार जो कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले एरिया में रायतवाड़ी था क्योंकि ज्यादा उपजाऊ जगह नहीं थी, और यहां वाले रीजन में कौन सा था? महलवाड़ी, ठीक है। तो यहां पे था रायतवाड़ी सिस्टम। रायतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो मर्जी हो ब्रिटिश का, चाहे यहाँ पे सीधी फार्मर्स के साथ डील कर रहे हैं, बट फिर भी क्या होगा? एक्सप्लॉइटिव इन नेचर होगा। दैट मीन्स जो है मनी लैंडर्स का जो चक्कर होगा वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल मैन तो है नहीं है, वो हमेशा आरती के पास बहेंगे, उनको बोलेंगे पैसे दे दो हमें, और हम जो अगली फसल आएगी तो उसमें तुम्हें वापस कर देंगे। बट एग्रीकल्चर इज अ वेरी रिस्की बिजनेस। अगर नेचर ने साथ नहीं दिया या छोटी मोटी कोई गलती होगी तो दैट मीन सारी पेमेंट गई। तो वही यहां पर हुआ कि फोर्सफुल एविक्शन होने लगी दोबारा से। अब यहां पर
हमें सबसे पहले दिखती है, जमींदार बनाते हैं पूना सार्वजनिक सभा। जैसे हमने पढ़ा था पबना एग्रेरियन लीग, ठीक है ना। तो सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ, सार्वजनिक का पूना में बन रही है, दैट मीन्स डेक्कन रीजन में बन रही है, पूना हो गया। उसके बाद सार्वजनिक का मतलब सर्वजन, मतलब कि सबकी बात करेंगे हम। अब सबकी बात करने का मतलब यहां पर सबसे पहले हमें क्या दिखता है, पबना एग्रेरियन लीग मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करेंगे। इंडिगो रिवोल्ट, दैट मीन्स इंडिगो से रिलेटेड बात करेंगे। बट पूना सार्वजनिक सभा की पूना रीजन के सारे लोगों की हम बात करेंगे, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे जमींदार हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो वहां का किंग हो, चाहे जो मर्जी हो। तो अब आपको दिख रही है वो हमने जो मॉडर्न नेशनलिज्म के 3 फंडास करे थे, कौन से थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब दिख रही है यहां पे फ्रेटर्निटी आती हुई, दैट मीन्स इंडियन नेशनल मूवमेंट अब स्टार्ट हो रही है। अब यहां पर वो ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ पीजेंट्स की बात करेंगे या किंग्स की बात करेंगे या जमींदार की बात करेंगे। अब जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी आए, चिट्ठी लेके आए, फरियाद लेके आए और हम उसकी बात सुनेंगे। अभी पूना सार्वजनिक सभा बना कौन रहा है, सारे लॉयर्स इकट्ठे होके, और मेन कौन है इनका लीडर पूना सार्वजनिक सभा, जी रानाडे इज द मेन लीडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। बट यहां पे पूना सार्वजनिक सभा, जब अगर हम कहें बात की ट्रेस द ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से होते हुए जब हम हो तो पूना सार्वजनिक सभा को मिस नहीं कर सकते, बिकॉज नाम में सारी उसके आ जाता है। उसके बाद सभा, दैट मीन सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। एमजी रानाडे अब ये क्या करते हैं, वकील होते हैं, 17,000 ये क्या करते हैं, पीजेंट्स के सिग्नेचर ले लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आज भी किसी कोर्ट में जाते हो, कोर्ट केस लड़ते हैं, तो क्या करता है वकील आके आपसे साइन ले लेता है, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेता है आपसे। दैट मीन्स कि जो वकील है वो आपके बिहाफ पे जो बोलेगा, बेसिकली वो आपके बिहाफ पे बोलेगा। तो यही इन्होंने करा, इन्होंने 17,000 पीजेंट्स के साइन ले लिए और बोला कि हम 17,000 पीजेंट्स की आवाज है, सरकार के पास गए कि जी ये देखो यहाँ पे तो मनी लेंडर जमींदारों ने हमारा जीना बड़ा मुश्किल करा हुआ है, तो आप हमारी हेल्प करो। भाई अब उनको लगा ठीक है करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास जो है कोर्ट पहुंच गया था, और कोर्ट में जज के सामने जब आप फैक्ट्स रख दो तो उसको तो माननी पड़ेगी बात, या उसको ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा जज को। तो वहां पर तो वो ये रेशियल सुपीरियोरिटी वाला कंसेप्ट नहीं दिखा सकता, रेशियल सुपीरियोरिटी वाला कंसेप्ट नहीं दिखा सकता वो, क्योंकि कागज पे आ जाएगा जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। इसमें तो है नहीं कि वो यूरोपियन है, वो इंडियन है, या फिर वो लोअर कास्ट है, हायर कास्ट है, इसमें कुछ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि कॉन्फिस्केशन, वहां पे वही बात, कॉन्फिस्केशन टू बी लास्ट रिजॉर्ट एंड टाइम टू रीपे द लोन। पीजेंट्स को बोला कि मनी लेंडर्स को कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि यार जो लैंड है वो बाद में ले लेना, और इनको टाइम दे दो, ग्रेस पीरियड दे दो कि जो 6 महीने का टाइम था 3 महीने और एक्सटेंड कर दो। ठीक है, वो कहते ठीक है। अब 3 महीने के बाद भी पैसे कहां से देने पीजेंट ने, कुछ उगाएगा, खेती करेगा, तभी उसके लिए उसको और पैसे चाहिए। उसके लिए वो क्या करता है, मनी लेंडर के पास दोबारा जाता है। अब मनी लेंडर कहता है कि जो मेरा पुराना पैसा था वही तुमने दिया नहीं, अब तुम नया पैसा लेने आ गए, इसकी क्या गारंटी है कि ये भी दोगे मेरे को। अब इसमें क्या हुआ, सारे मनी लेंडर्स अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने किसी को पैसे नहीं देने। अब पीजेंट्स कहते हैं कि जब तक आप हमें पैसे नहीं दोगे तब तक हम रिटर्न कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, वो कुछ हद तक रिवोल्ट पे आ जाते हैं, उनके घर में जाते हैं और जो जिस कागज पे अंगूठे वगैरह लगाए होते हैं वो सारे जला देते हैं। बट इसमें किसी को भी दे डोंट किल एनीवन, मतलब किलिंग नहीं करते किसी की भी। क्यों? क्योंकि अब सभा, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस अब एक इनका कहने का मतलब एक स्ट्रीमलाइंड इनका इफेक्ट चल रहा है। ये पूरी प्लानिंग करके आ रहे हैं कि हमने इस मनी लेंडर के घर में जाना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जिसपे हमने अंगूठा लगाया हुआ है, कि जिस कागज को कल को लेके कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि ये जमीन मेरी है, तो उसको ही जला दो। मतलब कि सबूत ही नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, हम भी, वो पीजेंट भी मना कर देगा कि मैंने तो कभी साइन ही नहीं करे। तो दिस इज द थिंग। अब डेक्कन रिलीफ एक्ट आता है उसके बाद में, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ लैंड एंड रेगुलेटेड द इंटरेस्ट रेट। अब उसके बाद दोबारा से सरकार इंटरफियर करती है, उसमें कहती है कि आप इसको पैसे दे दो। रेगुलेटेड द इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि अगर पहले 100 रुपीज दिए हुए थे और उसके बाद 5 रुपीज दे दिए, और फॉर एग्जाम्पल लोन, तो ये नहीं है कि 105 पे आप उसका इंटरेस्ट लगाओगे, तो 100 पे अलग रेट का चलेगा जो पहले डिसाइडेड है, और 5 पे अलग रेट का चलेगा।
दैट मीन्स कंपाउंडिंग नहीं होएगी इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट पे जो फॉर्मूला चलता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी कि भले कि ब्याज पे ब्याज नहीं चढ़ेगा, जो आपका असल मूल है सिर्फ उसी पे ब्याज चढ़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं वो, जो लोन्स के रीपेमेंट है उसको इजी कर देते हैं। पीजेंट रिवोल्ट्स होगी। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बट एक इंडियन नेशनल मूवमेंट बन क्यों रही है? नेशनल से क्या निकलता है? नेशन। और नेशन का कंसेप्ट क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी कौन सी? पॉलिटिकल, कि डेमोक्रेसी की बात करनी है, सभी के साथ की बात करनी है, मासिस, क्योंकि नेशन इज समेशन ऑफ मासिस। एक होता है कंट्री, नेशन, स्टेट। कुछ फर्क है तुम सब में? करके लाना फिर इसको। कंट्री, नेशन, स्टेट, इनमें स्टेट मतलब कि वो बात नहीं है कि इंडिया में पंजाब स्टेट, एक स्टेट स्टेट बताओ। तो इन सबका डिफरेंस करके लाओ जरा। कंट्री क्या चीज है, नेशन क्या चीज है और स्टेट क्या चीज है। अब ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया क्यों? क्योंकि अब नेशनलिज्म की भावना आ रही है। लिबर्टी कौन सी? पॉलिटिकल, दैट मीन्स जहां पे डेमोक्रेसी की बात हो। इक्वालिटी, जहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आपको मिले और सरकार कम से कम आपकी इकोनॉमिकली जो है वो इंटरफेयर करे। और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड की बात हो, यानी कि फ्यूडलिज्म जो है वो खत्म हो। अब जो है न्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो बनती दिखेंगी उनमें ये सारे कंसेप्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। नेक्स्ट इज एरिस्टोक्रेटिक क्लास, न्यू फ्रेंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। अब न्यू इंडिया जो बन रहा है वो किस आधार पे बन रहा है? सबके समेशन ऑफ मासिस पे। कंट्री से हम कहां पर आ रहे हैं? नेशन पे। और नेशन क्या होता है? समेशन ऑफ मासिस। कंट्री क्या होता है? एक बाउंड्री। एक बाउंड्री के बीच में बोल दिया कि यार मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी, मैं जम्मू कश्मीर से, मैं कश्मीरी, मैं गुजराती एंड ऑल दैट। बट नेशन क्या है? वी आर इंडियन। तो यहां पर हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि इन सभी को आपस में जुड़ना पड़ेगा, इन सभी को आपस में इकट्ठे होना पड़ेगा। और वो क्यों हो रहे हैं उसके रीजन हम देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स से पहले की बात कर लो आप, ठीक है। जो किंग होता था यानी कि रूलर होता था, उसका कंसेप्ट क्या था? वेलफेयर। वही हमने बात करी आर्यन इन्वेजन से लेके मुगल डायनेस्टी तक, जो जो इंडिया में आया इंडिया में रह गया, और इंडिया में रह के जो उसने कमाया कहां पे लगाया? इंडिया में ही लगाया। दैट मीन्स कुछ हद तक या फिर काफी हद तक वेलफेयर हुई, ठीक है ना, वेरी गुड। बट ब्रिटिशर्स क्या थे? जो ब्रिटिश आए वो सिर्फ यहां पे क्यों आए थे? एक्सप्लॉयटेशन के लिए, लूटने के लिए आए थे, लूट के थे और वहां जाके इन्वेस्ट कर देते थे। तो यानी कि यहां पर तो किसी का वेलफेयर हुआ नहीं। दूसरी बात, बंगाल से शुरू हुए ब्रिटिशर्स, नीचे से गए ऊपर यहां तक, ऊपर से यहां तक, और सारा जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, इन्होंने कंट्रोल कर लिया। दैट मीन्स सबके मुंह पे चपेड़ मारी इन्होंने, और सारे ऐसे बैठे हैं हाथ लगा के मुंह पे कि अब क्या करें क्या करें क्या करें। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेलवेज आ गई, प्रेस आ गया, लोगों में आपस में, हरियाणा के, पंजाब के लोग मद्रास से बात कर रहे हैं, मद्रास वाले बॉम्बे से बात कर रहे हैं, बॉम्बे वाले कलकत्ता से बात कर रहे हैं, और सभी जाके बोलते हैं कि यार मतलब कि सभी के गाल पे वही निशान है। वो कहते हैं ये तो लगता है उसने मारा है। तो सभी दुश्मनों का बेसिकली क्या था? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म था इससे पहले, फ्यूडलिज्म था। पंजाब में अलग फ्यूडलिज्म, इधर बॉम्बे रीजन, सॉरी मद्रास रीजन में अलग, बॉम्बे रीजन में अलग, कलकत्ता, तो सब में अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड और अलग अलग दुश्मन सबका। बट अब क्या था? सभी का एक ही दुश्मन। और जब सब 10-12 लोग ऐसे के मिल जाए जिनका एक ही दुश्मन हो, वो ऑब्वियसली क्या करेंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। और इकट्ठे होने का मतलब फ्रेटर्निटी। अब इकट्ठे करेगा कौन इनको? रेलवेज करेगी। अब कलकत्ता वाला बंदा है, वो कुछ बेचने गया मद्रास में, मद्रास रीजन में, ठीक है ना, वहां पे जाके देखा कि यार एक्सप्लॉयटेशन तो यहाँ पे अलग लेवल की चल रही है। वो बॉम्बे गया, बॉम्बे जाके उसने देखा कि यार यहाँ पे भी इश्यूज चली जा रहे हैं। पंजाब रीजन में आया, यहाँ पर आके भी उसको लगा, तो उसको पता लग रहा है कि बॉम्बे को कलकत्ता का पता लग रहा है, कलकत्ता को मद्रास का पता लग रहा है, मद्रास को पंजाब का पता लग रहा है।
तो इस वजह से क्या होगा, जो नेशनल यूनिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक क्लास इज न्यू फ्रेंड। एक तो ब्रिटिशर्स ने सबके थप्पड़ मारा, पहुंच गया, अपना बढ़िया एम्पायर सेटअप कर लिया। उसके बाद पुराने राजाओं को अपना दोस्त बना लिया और उनको बोला कि तुम अपना राज करो। तो पुराने राजा यानी कि ओल्ड फ्यूडल लॉर्ड्स की जो काम करने का तरीका था वो क्या था, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यहां से भी हो रही है और फॉरेन डोमिनेशन से भी हो रही है। तो दैट मीन्स लोगों का और इकट्ठे हो गए। अब बंगाल वाला बंदा जब मद्रास में जाता है वो कहता है कि यार ब्रिटिशर्स ने जो करा लेकिन यहाँ पे हमारा राजा ही हमें जीने नहीं दे रहा। अब यही पंजाब रीजन में या बॉम्बे रीजन में जाते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ पे जमींदार जो है मनी लेंडर है, इसने और जीना हराम करा हुआ है। तो दैट मीन्स जब सबका एक कॉमन एनिमी बन जाता है तो क्या होगा, जो सारे सफरर्स हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये सारे सफरर्स इकट्ठे होने का मतलब कंट्री से कहां पे मूव कर गए हम, नेशन में। और नेशन क्या हुआ, यानी कि भारत से गया पहले हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से कहां पर आ गया, इंडिया में। अभी जो इंडिया वाली ट्रांजिशन है उसको हमने देखना है। ये हो गया फॉरेन डोमिनेशन, ये हो गया ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक फ्रेंड जब उसके दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जब उनका इतना बड़ा एम्पायर बन गया तो उसको संभालना भी है, यानी कि एक कॉमन, उन्होंने क्या करा, कॉमन एम्पायर जब बन गया तो कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन भी बनेगा उसका। अब जब कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन बना तो इससे क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्रॉप है बंगाल से आ रही है, महाराष्ट्र में उसका सप्लाई हो रही है, बंगाल से भी क्रॉप है वो महाराष्ट्र में सप्लाई हो रही है। बंगाल में आ गया फेमाइन्स आ गए, ठीक है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया या फ्लड्स आ गए, फॉर दैट मैटर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया। अब वहां पर क्या हुआ, वो क्रॉप की प्रोडक्शन होगी खत्म, और जब सप्लाई हो जाएगी कम, डिमांड बढ़ती रहेगी, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आज भी वही होता है कि अगर डेक्कन रीजन में प्याज जो है हमारा सबसे ज्यादा कहां से आता है, डेक्कन रीजन से आता है। अब वहां पर अगर कोई इशू आ जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता ढंग से, उतनी क्वांटिटी नहीं होती, तो क्या होता है, प्याज महंगा हो जाता है, हमें दिखता है। तो जो इन्होंने इकोनॉमिक यूनिफिकेशन करी उससे भी क्या हुआ, लोगों को पता लगा कि यार बंगाल में कोई दिक्कत चल रही है तभी प्याज महंगा हो गया। अब क्या दिक्कत चल रही है, क्या नेचुरल डिजास्टर आया कि मैनमेड डिजास्टर आया। तो इससे क्या हुआ, यूनिफिकेशन जो है लोगों की आपस में, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड जो है वो और बढ़ता है। तो इससे क्या होगा, न्यू इंडिया की बात हम क्या कर रहे हैं कि न्यू इंडिया बन कैसे रहा है। न्यू इंडिया का मतलब फ्रेटर्निटी जो है, ब्रदरहुड, भाईचारा जो है वो कैसे बढ़ रहा है। कि हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखा कि जो जमींदार था वो अपने से रिलेटेड था कि मेरा स्टेट छोड़ दो बस। पंजाब में अगर कोई अवध रीजन में रिवोल्ट कर रहा है, वो कहता है पंजाब में जो मर्जी करो, बंगाल में जो मर्जी करो, मुझे नहीं लेना देना। बट अब क्या है, अवध के बंदे को फर्क पड़ रहा है कि अगर पंजाब में कुछ या बंगाल रीजन में कुछ गड़बड़ होएगी तो उसका इंपैक्ट मेरे एरिया पर भी आएगा। तो इस वजह से क्या हो, भाईचारा बन जाता है, क्योंकि दुश्मन कौन है, वो कॉमन है। अब ये वाली सारी चीजें जो हैं ये मुगल एम्पायर में भी थी। हमने जब देखा मुगल एम्पायर जो है पूरा नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक था, बट उन्होंने यूनिफाई करके रखा था। बट वेल्डिंग एक और चीज होती है। अब दो चीजों को अगर आपस में बांधना है, एक तो रस्सी से बांध दोगे, वो रस्सी थोड़ी थोड़ी हिलेगी और कभी ना कभी खुल जाएगी। लेकिन अगर उसकी वेल्डिंग कर दोगे आप प्रॉपर वेल्ड, ये पूरा वेल्डिंग वर्ड आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वेल्डिंग हुई है, इसके बाद में वेल्डिंग मतलब बिल्कुल पक्का जोड़ लग गया। अब ये सबसे बड़ा कारण क्या था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब रेलवेज आ गई, पोस्टल सिस्टम्स आ गए, तो अब जो है जो मूवमेंट है वो बहुत फ्रीक्वेंट होगी। मूवमेंट फ्रीक्वेंट होने से क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना बहुत ज्यादा होगी। आज भी आप देख लो, जहां पर रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है वहां पे नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है। जहां पर रोड और रेल नेटवर्क कम है वहां पे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कम है। करो इसको एनालाइज करो दिमाग में भी एक मिनट कि क्या ये ठीक है। नेशनलिज्म जो है आज की डेट में भी जहां पे ट्रेन जो है वो ज्यादा जाती हैं वहां पे कम है, ज्यादा नेशनलिज्म, और जहां पे कम है वहां पे वो भी कम है।
लगता है पॉइंट ये ठीक? कैसे? बिल्कुल, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जब जाओगे रोड और रेल नेटवर्क्स एज कंपेयर टू इंडिया, मतलब कि मेन सेंट्रल इंडिया जो है वो काफी कम है। बट और इसी में लिए जो सरकारें हैं वो क्या करती है, ट्रेन बिछा दो वहां पे। कारण अब दिल्ली था, दिल्ली में किसी टाइम पे पंजाबियों की पूरी, मतलब कि पूरी ओकर बोर्ड थी। डोमिनेशन किसका था? पंजाबियों का। आज किसकी डोमिनेशन है वहां पे? यूपी बिहार है कि नहीं है? किसी टाइम पे पंजाब जो दिल्ली है ऑब्वियसली पंजाब का ही पार्ट था एक टाइम पे। पंजाब एक एज ए टेरिटरी देखे हम तो उसका ही पार्ट था। बट ओवर द टाइम ऐसा क्या हो गया कि यूपी बिहार के साथ उसका इतना बढ़िया रिलेशन हो गया कि आज के डेट में जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, उनके लीडर्स जो यूपी बिहार से हैं, ना कि पंजाब से। कनेक्टिविटी, पॉपुलेशन, हाँ जी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज के लिए वो इधर उधर निकलते हैं। और अपॉर्चुनिटीज निकलने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, ट्रेन चाहिए, सड़क चाहिए, रोड चाहिए उनको। तो क्या हुआ, उन्होंने पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से माइग्रेशन ज्यादा हुई, माइग्रेशन की वजह से उन्होंने क्या, डोमिनेशन कर दी। आज की डेट में दिल्ली में फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें तो दिल्ली में हर पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो कहां से बिलोंग करता है? यूपी बिहार रीजन से। ठीक है, हाँ जी, नहीं बट नहीं, मैं आप बात करूं पॉपुलेशन की वजह से जो कनेक्टिविटी वो तो है, पंजाब के साथ भी बहुत अच्छी है, बट उसको यूटिलाइज भी करना है। उसके बाद एक एजुकेशन नॉलेज, वही हम जो बात करते हैं कि एक एजुकेशन है, पता तो पंजाब की भी बहुत अच्छी है कनेक्टिविटी, बट हमने उसको ग्रो करा इस चीज से। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पूरी एग्जांपल दे रहा हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो मर्जी पार्टी ले लो, उसका लीडर कौन है वहां पे? यूपी बिहार का होगा। क्यों? लीडर कौन बनता है? जो मासिस को संभाल सके। और मासिस कौन है यानी कि वहां पे? ठीक है ना। और ये वही बात है कि कॉमन ग्रीवेंस, वापस टॉपिक पे आ जाओ, कॉमन ग्रीवेंस एंड नीड्स टू बी यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। ठीक है, दिस यूनिफिकेशन लेड टू द समेशन ऑफ मासेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशन। अब कंट्री से कहां पे मूव कर गए हम? नेशन में। वैसे तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेट, जब एक नेशन को एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है तो वो क्या बन जाता है? स्टेट। तो उसमें तो हम आगे हैं, मतलब कि चल रहा है, बट बैक ऑफ द माइंड इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कंट्री से हम कहां पे आ गए? नेशन में। नेशन इज समेशन ऑफ मासेस, ये जरूर याद रखना है हमने। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट क्या चीज है? नेशनल क्या चीज है? कि नेशनल चीज है कि इसका अगर ये चीज ठीक होएगी तो ठीक होएगा। नेशनल मतलब क्या हो गया? हेल्प द कंट्री, यानी कि हेल्प द कंट्री मैन, कि उसके उसमें रहने वाले लोगों का भला करना है हमने। अब अगर इंडिया चाइना की लड़ाई है, इंडिया चाइना की लड़ाई है, वो करनी है कि नहीं करनी, दैट विल डिपेंड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, ना ही ये कंट्री के इंटरेस्ट पे लड़ी जाएगी, ना ही ये स्टेट के इंटरेस्ट पे लड़ी जाएगी। स्टेट कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी। कंट्री क्या है? कंट्री तो एक बाउंड्री है। नेशनल इंटरेस्ट पे लड़ी जाएगी। नेशनल इंटरेस्ट मींस मासेस। हमें यह देखना है कि अगर मैं चाइना के साथ लड़ता हूं, ठीक है ना, इंडिया अगर सोच लेता है कि ठीक है लड़ना है, तो क्या लड़ाई के दौरान या लड़ाई के बाद में क्या वो अपने मासेस की डिमांड्स को पूरी कर रहा है? क्या उनको रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी सर्विसेज जो पहले दे रहा था वो दे पाएगा? अगर दे पाएगा फिर तो लड़ लो। रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, रशिया क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अगर मैं लड़ लूंगा तो मेरा नेशनल इंटरेस्ट नहीं कहीं पे खत्म होगा। तो इसलिए क्या है, सभी लोगों का इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि जो नेशन है इट इज द समेशन ऑफ मासेस। अब सारे रिसोर्सेज मिल गए अब इसको, ठीक है ना। अब सारी फॉर एग्जांपल एक दाल सब्जी बनानी है, सारी सब्जियां काट ली, मसाले मसूले तैयार कर लिए, अब उनको इकट्ठा भी करना है और एक आग भी देनी है बेसिकली, ठीक है ना, जलाने के लिए। तो आग कौन देगा इसको? ये अवेकन्ड एजुकेटेड पर्संस। अब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी क्या चीज है? हमने बोला था कि
जो प्री 1857 रिवोल्ट थी, वो क्या करी, जस्ट ऑर्डर चाहिए हमें, जस्ट ऑर्डर। जस्ट ऑर्डर का मतलब क्या था उनके लिए कि हमें फॉरेन डोमिनेशन नहीं चाहिए, जो हमारा सिस्टम चल रहा था हमें वैसे चलने दो। बट अवेकेंड एजुकेटेड क्लास ने क्या बोला कि नहीं, हमें फ्यूडलिज्म भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक ऐसी जगह जहां पे सबकी रिप्रेजेंटेशन हो। अमेरिकन रेवोल्यूशन किस चीज पे लड़ा गया था? अमेरिकन रेवोल्यूशन जो लड़ा गया वो किस बेसिस पे लड़ा गया बताओ? उनका मेन स्लोगन क्या था? स्लेवरी नहीं। जब भी वो लड़ते थे क्यों लड़ते थे? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। वो कह रहे हैं पैसा कहां से ले रहे हो? पीजेंट से ले रहे हो टैक्स की फॉर्म में। और कल को तुम काउंसिल बनाते हो, इंडिया में काउंसिल बनाते हो या ब्रिटिश पार्लियामेंट में काउंसिल बनाते हो, उसमें हमें कोई हमारी बात करने वाला बंदा ही नहीं है। अमेरिका में भी यही हुआ था। वो कहते हैं आप हमसे टैक्स ले रहे हो बट हमारे काउंसिल्स बनाओ, हमारी पार्लियामेंट बनाओ, हमें हमारी बात तो सुनो, कि अगर तुम एक नया लॉ लेके आ रहे हो हमारी बात तो सुनो उसके लिए, और उसके लिए प्लेटफॉर्म देना। तो दैट मीन्स ये चीज है। बट अवेकेंड एजुकेटेड ने भी ये बोला कि आप हमसे सारा पैसा ले रहे हो तो हमें जगह तो दो। और यही काम ये सबसे पहले इनको क्या नाम देते हैं हम? मॉडरेट्स, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी। वो कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट में वाइसराय के काउंसिल में पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम टैक्सेशन की बात करें, उसके बाद हम ये भी बात कर लेंगे, पीजेंट्स की बात भी कर लेंगे, जमींदार की बात भी कर लेंगे, कास्ट, क्लास, कलर, ये भी बातें कर लेंगे। बट सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। नहीं तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब ये जब अमेरिकन रेवोल्यूशन किसी मतलब कि किसी ने पढ़ा होगा, वो बोला यार ये तो बिल्कुल सही बात है कि पैसा हम दे रहे हैं और काउंसिल में हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो वेस्टर्न एजुकेशन मेड देम रियलाइज द सफरिंग्स एंड सफरर। ठीक है, अब जो एजुकेटेड क्लास थी, ठीक है, उसको अगर किसी ने गाली निकाल दी, उसको किसी ने बोल दिया ऑल इंडियंस आर डॉग, वो तो दिल पे ले गया। वो बोला ऐसे कैसे बोल गया तू? मतलब कि एक अगर ह्यूमन डिग्निटी की बात की जाए, एक इंसान इंसान है, उसके कलर का फर्क उसकी ज्योग्राफी की वजह से है। इट इज नॉट बिकॉज यू आर वाइट इसलिए आप सुपीरियर हो। बट जो पीजेंट था वो कहता है कि नहीं यार ये तो मेरे पुराने कर्मों का मतलब कि फल मिल रहा है, मेरे को पुराने मतलब कि जन्म में मैंने गलत काम किए होंगे इसलिए मेरे को उसका फल मिल रहा है। उसको पता ही नहीं कि क्या चीज है क्या नहीं है। अब जब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास पीजेंट के पास जाता है, उसको बोलता है कि नहीं, अगर तेरे को ये गाली निकाल रहा है तो इट इज नॉट कि मतलब कि ये तेरा कोई इसमें कसूर है, ये रादर तेरी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमने खड़े होना है। और उसके लिए क्योंकि मासेस को साथ लेना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे सिर्फ एक गांव में सिर्फ 10 लोग हैं, बट बाकी जो 1000 है वो क्या कर रहे हैं? और इसमें बड़ी दिक्कत आती है। अगर कोई बंदा सो रहा है, इंसान मतलब कि किसी कोई सो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप उसको 6 बजे सुबह उठाने लग जाओ, और रखेगा एक आदमी चपेट मार देगा आपके कि नहीं, गालियां गुलियां निकालेगा आपको। तो यहां पर यही हो रहा है। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है पीजेंट के पास जा रहा है, वो कह रहे हैं कि यार हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उठो, नींद से उठो और हमें रिवोल्ट करना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं, तेरे को कुछ अकल नहीं है, हमारे तो पंडित ने, मौलवी ने, हमारे रिलीजियस लीडर ने बताया कि ये तो तेरे पुराने कर्मों का वो है सिस्टम सारा, कि वो तेरे को भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, अवेकन जो एजुकेटेड जो वेस्टर्न एजुकेटेड है, ठीक है ना, वो पीछे हट जाता है। यहां पर वो पीछे क्यों हटता है? बिकॉज वो इंग्लिश में बात कर रहा है। वो कहते हैं भाषा कौन सी बोल रहा था, तो इसलिए मॉडरेट्स का जो है, जो इंग्लिश से हमें क्या दिखेगा अब? वर्नैकुलर की तरफ। यानी कि गणपति, शिवाजी, इनके फेस्टिवल्स होंगे, उसके बाद सारी जो इंग्लिश की बुक्स है वो हिंदी मतलब कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होगी। और जो प्रेस है अब वो हिंदू से ज्यादा किस पे मतलब कि किस पे कोशिश करेंगे एडिटोरियल डालने की? अजीत पे, कि अजीत अखबार में भेजें हम, क्योंकि वो घर घर जाएगा और वो पंजाबी में या कोई सी भी रीजनल न्यूज़पेपर रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, क्योंकि उनको नींद से उठाना है। उनको बताना है कि मार्क्सिज्म क्या है, कि लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, नेशन क्या है और आपके राइट्स क्या है। अदर तो जो मिडिल क्लास था, एजुकेटेड मिडिल क्लास था, उन्होंने शर्म मानी इस चीज में, बट बाकियों ने इसको अपना नसीब लेके उसको साथ चलते रहे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज इलिटरेट एंड हेंस प्रपोर्शन ऑफ वर्नैकुलर प्रेस। वही बात हमने करी है कि जब वो पीजेंट को जगाने गया, वो बोलता
हे पीजेंट प्लीज वेक अप, वो कहता है क्या बोली जा रहा है, वो एजुकेटेड क्लास का, वी नीड टू फाइट दिस यूरोपियन फॉरेन डोमिनेशन एंड ऑल दैट, है ना। वो कहता है क्या बोली जा रहा है। अब यही बात जब वो बोलेगा कि नहीं यार वो देखो उन्होंने साडा जीना हराम किया होया, मतलब कि साडे पैसे लुट रहे ने, ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं, चलो साडे पैसे नु बाहर लेके जाए, तो ये चीज समझेंगे वो ज्यादा कि इंग्लिश में समझेंगे। तो इसलिए क्या होगा, वर्नाकुलर प्रेस की डेवलपमेंट होगी। प्रेस बिकेम द चीफ इंस्ट्रूमेंट एंड गदर जो न्यूज़पेपर था उसने अपना क्या टाइटल रखा इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो अब वो वर्ड फ्रेटर्निटी नहीं यूज कर सकते, फ्रेटर्निटी तो पता ही नहीं किसी को क्या चीज है, क्या यूज करेंगे वो, ये स्लोगन्स। उससे पता लगा कि नहीं यार ये मतलब कि बात तो सही कर रहा है कुछ कि अगर हम सब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इनके अगेंस्ट नहीं लड़ पाएंगे। Hence large number of vernacular press came forward and इसके बाद आ जाता है लिटन। Today also pressed, और प्रेस यानी कि बहुत स्ट्रांग हो गया उसके बाद में। और इसके बाद क्या होता है, लिटन आता है। लिटन क्या है, विलन है हमारी मेन स्टोरी का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का विलन है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट हीरो है, और हीरो तब तक हीरो नहीं बनता जब तक विलन ना हो, नहीं तो वो आम इंसान है, चली जा रहा है। जब तक एक विलन नहीं आता, वो एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज्यादा नहीं कर देता, तब तक वो हीरो नहीं बन सकता। होता कि नहीं होता, वो तो एक आम इंसान है, जब तक वो कुछ एक्शन हीरोइक एक्टिविटी नहीं करेगा तब तक वो हीरो नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा विलन कौन है, लिटन। क्यों, क्योंकि जब लिटन को दिखता है कि यार ये तो प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस, इंग्लिश प्रेस, ये तो एंटी सरकार चलने लग गई ये चीजें, तो उन्होंने बोला कि इसको कंट्रोल कर दो। कंट्रोल तब भी करा और आज भी कर रहे हैं। आज भी हमें नहीं पता कि इंडियन इसरो में क्या हो चल रहा है, या फिर MHN या एम्बेसीज में, फॉरेन रिलेशंस में क्या चल रहा है, हमें क्या पता है। कोई फालतू की ताजा खबर ही चली है कि भाई मतलब कि 7 बच्चों का बाप छोड़ के उसको उसके साथ चलेगा, भाग के चलेगा किसी और के साथ। हमें ये न्यूज सुननी है नहीं सुननी कि भाई इसकी लड़ाई इससे होगी, उसने वो पॉलिटिकल पार्टी डिफेक्ट करके उस पॉलिटिकल पार्टी में, हमें ये चाहिए सिर्फ। हमें ताजा खबर, गर्म खबर चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि खबर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम ना लोकसभा टीवी देखते हैं, ना राज्यसभा देखते हैं, ना DD न्यूज देखते हैं। हमें तो वो चाहिए जो एक ही लाइन को 40 बार बोलते हैं, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। राहुल गांधी की फॉर एग्जांपल अभी पीछे डिस्क्वालिफिकेशन की बात चली, ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूज है। बट क्या किसी न्यूज चैनल ने ये बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट क्या है, ये कौन से शेड्यूल में है, कौन से पार्ट में है, इसकी प्रोविजंस क्या क्या है, कब आया कब गया, इस पे क्या चेंजेस है, आया राम गया राम, ये क्या चीजें हैं सारी, किसी ने बताया? हमें नहीं बताया। वो बस राहुल गांधी, बीजेपी एंड ऑल दैट। तो हमें चाहिए खबर। तो प्रेस को जब तक आप कंट्रोल करके रखोगे तब तक तो सरकार जो है वो स्मूथली चलती रहेगी। क्योंकि अगर जैसी प्रेस को हमने मतलब कि गरम मसाला देना बंद कर दिया तो वो कहां पर बात करेगी, एम्प्लॉयमेंट पे, इन्फ्लेशन पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, पब्लिक वर्क्स पे। वो बोलेगी सड़क नहीं बनी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो इसलिए उनको फालतू की चीजें दो। अब रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। अब जब ये सारा सिस्टम चल रहा था तो फॉरेन डोमिनेशन जो थी, फॉरेन डोमिनेशन किस आधार पे थी, सुपीरियोरिटी के, कि जो हमारी जो सुपीरियोरिटी है, वी आर सुपीरियर टू यू। व्हाइट मैन्स बर्डन की बात चली थी कि हमारा धर्म है कि आप मतलब कि आप जैसे अनसिविलाइज लोगों को आपको हमें सिविलाइज करना है। तो यहां पर क्या निकला कि भाई नहीं जी, इंडिया का जो पास्ट है वो बहुत बढ़िया है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडियन पास्ट। ये गाना सुना, वो जब जीरो, वो कहते हैं इंडियंस आर जीरो, ठीक है। तो ये गाना आता है, हाँ जी ठीक है, वी आर जीरो, बिकॉज जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, 9 के बाद प्लैनेट्स ही नहीं थे, 10th प्लैनेट कभी हुआ दिखा आपको? कारण क्योंकि तब तक 0 का हमें सिग्निफिकेंस ही नहीं पता था। इंडिया ने क्या किया, 0 का सिग्निफिकेंस बताया उनको, तो इसलिए वो गाना चला कि भाई जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो यहां से क्या हमें पता लगता है कि अब हम इंडिया की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, पास्ट की ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बट यहां पे फिर दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई, फ्रेटर्निटी की। हिंदूज कहते हैं गुप्तास का पीरियड, जो मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे दिल्ली सल्तनत या मुगल डायनेस्टी है। उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारे मिशनरीज हैं। तो यहां पर आके सारे बट गए।
बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने चूज करा कि नहीं गोल्डन एज की बात करी। कोई कहता है नहीं मुगल डायनेस्टी वाज गोल्डन एज, कोई कहता है कि गुप्ता एरा वाज गोल्डन एज। तो यहां पर आके सारे बट गए और जो इनका सारा काम करा हुआ था वो ब्रिटिशर्स ने फिर से मिट्टी कर दी। तो यानी कि जो ग्लोरिफिकेशन हम करने लगे वो अनक्रिटिकल मैनर में करने लगे। हमने बोला कि हम अच्छे नहीं, हम तो बेस्ट है। ये देखो दबंग मूवी देखिए, उसमें ये गेंदा भैया जब वो लेके जा रहा होता है वो कहता है आगे जी ये वो, ठीक है। जब तक वो कहता है कि नहीं जी मैं इस लड़की को प्यार करता हूं, मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, वो कहता है ठीक है। बट वो जब ज्यादा फालतू में बोलने लग जाता है कि तू ये तेरा फादर ये फलाना टमकाना, उसके बाद वो मार देता है। क्योंकि उसके बाद उसके पीछे वाले लोग भी कहते हैं लगता है गेंदा भैया बहनाओं में बह गए। वो ज्यादा जब बेसिकली जब आप ज्यादा अपने आप को ग्लोरीफाई करने लग जाओ अनक्रिटिकल मैनर में, किसी का कोई सिर पैर ना हो, तब आपकी जो है वो डेथ वो श्योर है। तो वही होता है फॉल्स प्राइड, एवरीवन शोड हिज ओन कल्चर एज गोल्डन एज। हिंदूज कहते हैं गुप्ता एज, मुस्लिम्स कहते हैं कि अपना मुगल एरा जो वो गोल्डन एज। इसमें लड़ाई होगी और यहां से हमें क्या निकलता है कम्युनलिज्म। और यहां से जो डिफरेंट पास्ट की बात हुई, इफ यू आर हैविंग डिफरेंट पास्ट यू विल डेफिनेटली हैव डिफरेंट फ्यूचर एंड इट रिजल्टेड इनटू इंडिया पाकिस्तान। जब हम पास्ट में ही नहीं इकट्ठे हो पाए तो फ्यूचर में कहां पे हो जाएंगे। तो उसका रिजल्ट कहां पे निकलता है हमें फाइनली 1947 में कहां पे दिखता है इंडिया पाकिस्तान में। दिस लेड टू कम्युनलिज्म, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं हम बेस्ट है, वो कहते हैं हम बेस्ट है। और दो बंदरों की लड़ाई में कौन जीत जाता है, बिल्ली जीत जाती है। दिस गेव चांस टू ब्रिटिशर्स टू अगेन for racial arrogance and hence to some extent nation humiliation led to unity। अब सारे हिंदू इकट्ठे हो गए, सारे मुस्लिम्स इकट्ठे हो गए। वो कहते हैं हम अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाएंगे या कोई सभा बनाएंगे, ये कहते हैं हम मुस्लिम लीग बनाएंगे, वो कहते हैं हम भारत बनाएंगे, वो कहते हैं पाकिस्तान बनाएंगे। सो ये इस वजह से स्टार्ट हो जाता है सारा गेम।